जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर। आइए मेरे बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं आपका अगला क्वेश्चन बैंक का सेट। ये है सेट दूसरा, ठीक है। ये रुक्मणी पब्लिकेशन का है, लेकिन बीच में एक यूनिक पब्लिकेशन वाला भी कराए थे, सेकंड शिफ्ट वाला, आप सभी को पता होगा। तो दो हम लोग ऑलरेडी करा चुके हैं, तो आप ये कहिए कि ये जो है तीसरा प्रैक्टिस सेट है, ठीक है ना। बाकी आप टाइटल वगैरह में, थंबनेल वगैरह में भी देख लिए होंगे, ये तीसरा प्रैक्टिस सेट हम लोग नाम दिए हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं फटाफट से। जितने भी शिफ्ट के प्रश्न हैं सारे के सारे आपको करवाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा, ठीक है ना। बस डेली जो है क्लास से जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिएगा पहला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है। कह रहे निम्नलिखित में भारतेंदु की संधि विच्छेद बताइए कौन सी है। भारतेंदु का आपको संधि विच्छेद करके बताना है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कहेंगे सर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, भारत जोड़ इंदु, भारत जोड़ इंदु, ये हो जाएगा भारतेंदु का सही जो है संधि विच्छेद, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। सज्जन का विपरीतार्थक शब्द पूछ रहे, बताइए सज्जन। तो सज्जन का विपरीतार्थक शब्द हो जाता है दुर्जन, याद रखिएगा। क्या होगा, कहेंगे दुर्जन, सज्जन दुर्जन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण बताइए। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाना है। गर्म गर्मी, घबराना घबराहट, लड़का लड़कपन, दूरी दूरी। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लड़का क्या है कहिएगा सर, जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन लड़कपन क्या है, एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, रेड वाला कलर ठीक लगता है, ये वाला रखते हैं। हाँ, तो बताइएगा निम्न में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है, यहाँ पर बताइए। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया, पेड़ बढ़ता गया, यह काम करना पड़ता है, वह रोने लगा, वह बीच में ही बोल पड़ा। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, वह रोने लगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या कितनी है, बताइए सर्वनाम कितनी है। तो भाई यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। इसमें टोटली 3 सर्वनाम है। कौन कौन सा, तो तुम्हारा ये भी सर्वनाम है, मैं ये भी सर्वनाम है, और कौन जो यहाँ पर है ये भी एक प्रकार का सर्वनाम है। तो तुम्हारा मैं कौन क्या हो जाएगा, 3 सर्वनाम है टोटली इसमें। अगला क्वेश्चन, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो उसे क्या बोलेंगे। एक कर्मक, द्विकर्मक, अकर्मक या सकर्मक। तो जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो तो उसको हम लोग कहते हैं अकर्मक क्रिया, ठीक है। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर अकर्मक क्रिया। कर्ता पर यदि क्रिया का फल पड़ता हो तो उसे हम लोग बोलेंगे अकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है, बताइए। जी नहीं, मत, क्या, केवल। तो देखने से ही पता चल रहा है क्या हो जाएगा। क्या ये शब्द कैसा है, प्रश्नवाचक शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए। संकेतवाचक अव्यय का वाक्य बताइए। यहाँ पर संकेतवाचक, वह गिलास आधा भरा है, राम और श्याम गा रहे हैं, बच्चा चांद की ओर देख रहा है, हाय ये क्या हो गया, बताइए। देखिए यदि आपको वीडियो का स्पीड स्लो लगे ना तो इसको 2x करके देखिए, मैंने 2 गुना फास्ट कर लीजिए, तो थोड़ा सा जल्दी तैयारी हो जाएगा। यदि आप सब लोग प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ क्लास देख रहे हैं तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहेंगे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है सर। यह गिलास आधा भरा है, संकेतवाचक जो है अव्यय है ना। यह गिलास मतलब ऐसा लगता है इशारा करके बोल रहा है कि यह गिलास आधा भरा है। अगला क्वेश्चन, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है ह की ध्वनि के लिए, नाक से उच्चारण के लिए, नाक और मुंह से उच्चारण के लिए, या फिर वर्ण के बिना स्वर के प्रयोग के लिए हलंत का उपयोग क्यों करते हैं। तो भाई इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, है ना। वर्ण के बिना यदि हमें स्वर जो है स्वर का प्रयोग करना हो तो हम लोग वहाँ पर क्या लगा देते हैं, हलंत, हलंत लगाते हैं लास्ट में। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए। सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का वाक्य इसमें बताइए कौन सा है। यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण, घर के पास रहने वाला लड़का मेरा दोस्त है, जो पहले आएगा वो पाएगा, आधा गिलास पानी जो रखा है वह तुम पी लो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है, सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, सॉरी ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नीलकंठ शब्द है, बताइए नीलकंठ शब्द कैसा शब्द है। तो यह एक प्रकार का योग रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द। नीलकंठ 2 शब्दों के मेल से भी बना है, तो क्या बोलेंगे, योग रूढ़। हालांकि इसमें रूढ़ शब्द भी है और दोनों मिल के बना है, तो इसलिए हम बोलते हैं योग रूढ़,
ठीक है। सिर्फ रूढ़ रहेगा तो रूढ़ बोलेंगे, दोनों सिर्फ मिलके बनाओ तो उसको यौगिक शब्द बोलेंगे, और रूढ़ प्लस यौगिक दोनों रहेगा तो योग रूढ़ बोल देंगे। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, बताइएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कैम टू माई पार्टी डैश सैटरडे नाइट, यहाँ पर बीच में कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, तो भाई राइट आंसर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, ऑन आएगा, ऑन सैटरडे नाइट, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये सब इंग्लिश का क्वेश्चन है। वैसे इंग्लिश की तैयारी तो हम कराते हैं नहीं, लेकिन जब क्वेश्चन है तो पूरा करा देते हैं आप सभी को, आंसर कम से कम बता देते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर सही सेंटेंस कौन सा है, वाक्य का चुनाव करने बोल रहा है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। टू डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 2005, ठीक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बताइएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी थोड़ा लंबा चौड़ा है, मुझे पढ़ने में तो नहीं बन रहा है ये वाला, उतना भी बता रहे हैं ना कि इंग्लिश की तैयारी मेरा उतना हार्ड नहीं है। तो बताइएगा अगला, चूज द करेक्ट एनोनिम, यहाँ पर बोल रहा है किसका, ऑनेस्ट का। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, डिसऑनेस्ट होगा, ठीक है, डिसऑनेस्ट, ईमानदार, बेईमान। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, अच्छा मैथ का प्रश्न है तो बना लीजिएगा आप सभी लोग, इसके बारे में फिर क्या चर्चा करें, डी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ये वाला ध्यान रखिएगा। जो मैथ का होगा उसको हम आंसर आप सभी को बता देते हैं, पता ही होगा, यहाँ पर भी डी होगा, ध्यान रखना है। इसमें सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 18 वाला माध्यिका, ठीक है ना, प्राप्त करने के लिए माध्यिका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, ये जो है द्विघात समीकरण है, रूट वगैरह लगा रहता है तो वो सब द्विघात समीकरण नहीं होता। अगला क्वेश्चन ये देखिए, मैथ वाला ही है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1400 रुपये इसका आंसर निकलेगा। सरलीकरण का क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला एक वृत्ताकार पहिया वाला है ये, तो बताइएगा, मेंसुरेशन का प्रश्न है ये, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 1000 चक्कर। अगला है फिर परिमेय संख्या वाला ही है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, ध्यान रखना है। बना करके आप सभी लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना, ध्यान इसमें क्या रखना है, बना करके देखिएगा। आयताकार हॉल, ये भी मेंसुरेशन का क्या होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 240 मीटर स्क्वायर। ये वापस से जो है सरलीकरण वाला प्रश्न है ना, घातांक करनी बोल सकते हैं इसको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 243 इसका आंसर निकलेगा। यहाँ पर से आते हैं हम लोग सामाजिक अध्ययन वाले सवाल पर। 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा कि 1946 में जो उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव जो संविधान सभा में पेश किए थे वो किसने किया था, तो अच्छे से पता होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, है ना। और 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया जाता है, सॉरी 22 जनवरी या 13 जनवरी, नहीं 22 जनवरी को ही, सॉरी 22 जनवरी को ही, और 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है, थोड़ा सा डेट भूल गए थे, 22 जनवरी होगा करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा, कह रहा है पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई, बताइए। पृथक निर्वाचन की शुरुआत, तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर, मार्ले मिंटो सुधार। पृथक निर्वाचन, मुस्लिम के लिए अलग चुनाव और बाकियों के लिए अलग चुनाव व्यवस्था कर दिया था, हालांकि महात्मा गांधी वगैरह ने इनका विरोध भी किया था। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया, स्वतंत्रता या मृत्यु, बताइएगा ये किसके द्वारा दिया गया नारा है, तो बी होगा करेक्ट आंसर, अमेरिकी सेना द्वारा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है, ये बिहार डीएलएड में भी क्वेश्चन पूछा गया था, किसमें, आप सभी को पता होगा, बिहार डीएलएड के तो कई सारे बच्चे यहाँ पर होंगे ही, बिहार डीएलएड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो अच्छे से आप सभी को पता होगा। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, कहेंगे सर ऑप्शन सी है, बोस्टन टी पार्टी, है ना जी, सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जेमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की, जिसे क्या कहते हैं, उस सैनिक संधि का क्या नाम दिया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उसको नाटो नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, कहेंगे सर नाटो, ठीक है, नाटो नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य थे कौन, बताइए इसमें, राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य, परमानेंट मेंबर, राइट आंसर क्या होगा, कहेंगे ऑप्शन बी सर बिल्कुल सही है, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण पूछ रहा है, ये भी बिहार डीएलएड में पूछा गया है क्वेश्चन, ये भी बिहार डीएलएड में पूछा गया है, प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था,
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, त्रिपक्षीय संधि। देखिएगा उसमें ऑप्शन कुछ और था, त्रिपक्षीय संधि ये कब होता है, तो ध्यान रखिएगा 1882 ईस्वी में बिहार डीएलएड में जो पूछा गया था उसमें ये पूछा गया था कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। तो तत्कालिक कारण यदि पूछा जाए तो वहाँ पर हो जाएगा कि जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे फर्डिनेंट इसकी हत्या कर दी जाती है। कहाँ पर, सेराजेवो में इनकी हत्या कर दी जाती है ऑस्ट्रिया के राजकुमार की। तो तत्कालिक कारण पूछे तो यही लगाना है, बाकी मुख्य कारण पूछे तो त्रिपक्षीय संधि लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, कह रहे कि पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतया प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था, कुल्हाड़ी, गणासा, चाकू या कैंची। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर ध्यान रखना है बी सही है, उसको गणासा बोला जाता था। हालांकि अब गणासा तो यूज होता भी नहीं है, पहले इसका यूज जो है ग्रामीण लोग सब जो ये होता है ना घास वगैरह पुआल वगैरह काटने के लिए करते थे। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे बताइए। तो भाई राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कहेंगे सर आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट, ठीक है ना। अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना था, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बना था, अच्छे सब सभी को पता होगा अलाई दरवाज़ा। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन कैसा आंदोलन था, कि भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, आर्य समाज का आंदोलन या ब्रह्म समाज का आंदोलन था, कैसा आंदोलन था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ब्रह्म समाज आंदोलन था, ठीक है ना, सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है, मैडम ब्लावात्स्की, ठीक है ना। ब्लावा को आधा पहले पढ़ लीजिए, फिर तस्की आधा पढ़िए पूरा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई, कौन करते हैं, लाला हरदयाल करते हैं, है ना। कहाँ होती है भाई, तो राइट आंसर क्या होगा, कहेंगे सर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, कनाडा और यूएसए में होता है। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ किया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह तो अच्छे से पता होगा चंपारण सत्याग्रह सर, है ना, कब, 1917 में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था बताइए। असहयोग आंदोलन तो ये होता है 1920 ईस्वी में, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। इक्वाडोर का चिम्बराओ ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है, शांत, सक्रिय या प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शांत ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है ना। कई लाख वर्षों से, लाखों तो नहीं बोलेंगे, मतलब कई वर्षों से उसमें जब उद्गार वगैरह ना हो, विस्फोट ना हो, तो उसको शांत ज्वालामुखी के अंतर्गत रखते हैं। विषुवत रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक हैं किस चीज़ के लिए, जो विषुवत रेखा पर क्षेत्र वगैरह हैं जंगल वाला, वो किसके लिए लाभदायक है, कृषि के लिए है, जड़ी बूटी के लिए, खनिज पदार्थ के लिए, फिर इमारती लकड़ी वगैरह के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जड़ी बूटी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, ऑप्शन बी सही होगा। आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टुंड्रा शब्द याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा करने से मतलब क्या होता है, जैसे ग्लास हाउस में सब्जी वगैरह उगाने से जो कीट पतंग वगैरह होता है, कीटनाशक वगैरह ये सब नहीं लगता है, हालांकि ये थोड़ा महंगा पड़ता है। खैर अगला क्वेश्चन देखिएगा, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, क्या वजह है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित हो जाता है इसलिए, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आग्नेय शैल यानी शैल मैंने पत्थर, ठीक है, तो आग्नेय पत्थर में निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं बताइए, कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कहेंगे इसे परतदार चट्टानें भी कहते हैं। कहिएगा सर ये कैसा क्वेश्चन आंसर हुआ सर, ये तो मैच ही नहीं कर रहा है, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, आंसर कुछ दूसरे तरीके से लिखा है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरे टाइप से पूछ दिया है। क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि आग्नेय शैल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये होना चाहिए। मतलब कि आग्नेय शैल को हम परतदार चट्टान कहते हैं, ये कहना गलत है। आग्नेय शैल में परतदार चट्टानें वो नहीं होती हैं। तो वही कह रहे हैं कि कौन सा तत्व नहीं पाए जाते हैं, तो ये परतदार चट्टानें भी कहते हैं, ये कहना गलत है। बस आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी तत्व तो हटाइए यहाँ से, आप बस ये याद रखिएगा कि इनमें से ये कथन जो है गलत, बाकी सब सही है। मैग्मा के ठंडे होने के कारण ये बने होते हैं, सही है। सील और डाइक पाए जाते हैं, ग्रेनाइट बेसाल्ट आग्नेय चट्टान शैल के जो इनके उदाहरण है, तो ये सब याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है बताइए। खाने वाला फसल इनमें कौन सा नहीं, चावल खाते हैं, कहेंगे सर खाते हैं, गेहूँ सर खाते हैं, मकई भी सर खाते हैं, चाय खाते हैं, नहीं, चाय सर पीते हैं, है ना, चाय पेय फसल है, खाद्य फसल नहीं बोलेंगे, तो यही वाला राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। विषम जलवायु,
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही है, सागर से दूरी, विषम जलवायु, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है। राइट आंसर ऑप्शन डी वाला होगा, केरल का। ठीक है, ध्यान रखना है, अभी भी केरल ही है भाई आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है। तो लिग्नाइट किस प्रकार का बोलेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, कहेंगे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, निम्न स्तर के अंतर्गत इनको रखते हैं लिग्नाइट को। हालांकि इसके नीचे पीट भी आता है, लेकिन इसको भी निम्न स्तर के ही अंतर्गत रखते हैं। एंथ्रासाइट सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, फिर पीट, तो इनको भी निम्न स्तर के ही अंतर्गत रखते हैं, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, गेहूं किस जलवायु की फसल है, शीत, शुष्क, आर्द्र या शीतोष्ण जलवायु। देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, लगा रहे हैं प्रैक्टिस सेट पर लगाइए, राइट आंसर डी हो जाएगा, शीतोष्ण जलवायु का वो फसल है गेहूं। इंडियन कॉपर जो कॉरपोरेशन, ये कहाँ स्थित है, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन, बताइए, तांबा कॉरपोरेशन। भाई राइट आंसर क्या होगा, कहेंगे सर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, यहाँ पर सर घाटशिला में स्थित है, ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर आइए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कहेंगे सर यूपी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है, बताइए। रेडियो प्रसारण वगैरह जो होता है वह किस वायुमंडलीय की परत द्वारा होता है। राइट आंसर होगा, कहेंगे ऑप्शन सर यहाँ पर सी बिल्कुल सही है, आयन मंडल के द्वारा होता है, आयन मंडल। अगला क्वेश्चन, स्टेलेक्टाइल स्थलाकृति का निर्माण होता है किसके द्वारा। तो भाई राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कहेंगे सर भूमिगत जल के द्वारा होता है। दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है, अच्छे से पता होगा, पश्चिम बंगाल का भाग है। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 वर्ष के लिए होता है। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कहेंगे सर संविधान के द्वारा दिया गया है। पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है, पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या होगा, कहेंगे ऑप्शन बी होगा सर जिला परिषद। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है, बताइए इनमें से। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कहेंगे सर ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, केरल में, बाकी बिहार, यूपी, महाराष्ट्र वगैरह में तो है ही, उत्तराखंड में भी है ही। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता है, किन किन देशों के बीच का समझौता है पंचशील। तो भाई राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कहेंगे सर भारत और चीन के बीच का है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन अस्थायी सदस्य हैं। पूछ रहा है कि सचिवालय के, न्याय परिषद के, महासभा के या सुरक्षा परिषद के। तो राइट आंसर होगा कौन सा, कहेंगे सर ये सुरक्षा परिषद के जो हैं अस्थायी सदस्य हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी। हालांकि ये सब क्वेश्चन मेरे ख्याल से पूछा नहीं जाएगा, डी होगा भारतीय शांति सेना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछ रहे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है, पूछ सकता है क्वेश्चन ये वाला, स्विट्जरलैंड बोलेंगे। सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश, तो राइट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर ऑप्शन सी सही है, यहाँ पर भारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछ रहे हैं अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पूछ सकता है, बताइएगा। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ध्यान रखिएगा, ये वाला हो जाएगा, व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, बताइए। बी होगा करेक्ट आंसर, कहेंगे सर एक अलिखित संविधान, ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, हमारा संविधान लिखित है, तो ये वाला गलत हो जाएगा कथन, है ना। तो सही वैसे यही है ना, पूछ रहा था कौन सा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो रिटायरमेंट होती है उसकी उम्र कितनी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी, कहेंगे सर 62 साल। राज्य का एक मूलभूत तत्व कौन सा है, धर्म, समाज, परिवार या संप्रभुता। तो अच्छे से आप सभी को पता होगा, आप पॉलिटी में पढ़े ही होंगे, क्या हो जाएगा, कहेंगे सर संप्रभुता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर ऑप्शन यहाँ पर डी सही है, यूनिसेफ। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है, बताइए। राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है,
राज्यपाल का चुनाव संसद करती है। राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति हुई हो। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है। इनमें कौन सा कथन गलत है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वाला। राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, ये कहना गलत है, तो ऑप्शन होगा बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, तरंगे जो कि धातुओं में संचरित होती है, कौन सी वो तरंग होती है जो कि धातुओं में संचरित होती है? तो ए और बी दोनों यहाँ पर सही है, यानी अनुदैर्घ्य तरंग भी और अनुप्रस्थ तरंग भी, धातुओं में दोनों तरंगे जो है संचरित होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा निहित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है, कहेंगे सर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, वैसे ही उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। 50 न्यूटन के एक बल का एक्स अक्ष पर घटक 30 न्यूटन है, तो इसका वाई अक्ष की दिशा में घटक क्या होगा? 40 न्यूटन हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रण का तापमान क्या हो जाएगा? बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कहेंगे सर 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह सिद्धांत क्या है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अच्छे से आप सभी को पता होगा, गति के तृतीयक नियम पर कार्य करती है। ये नीचे बल लगाती है तो अपोजिट डायरेक्शन में ये चलता है। एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4 सेकंड का समय ले रहा है, तो भवन की ऊंचाई बताइए। एक प्रकार से ये मैथ का सवाल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहेंगे सर ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। 78.4 मीटर निकल जाएगा। बना करके देखिएगा, 90 डिग्री पर ये बनेगा। इस प्रकार से ये बनता है, बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक घर में 60 वाट के 5 लैंप और 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में ले जाते हैं, तो 30 दिन के हिसाब से उसका कुल यूनिट कितना हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए 108 यूनिट होगा। अगला क्वेश्चन, एक तरंग, न्यूमेरिकल का सवाल है, एक तरंग, वो भी न्यूमेरिकल का ही था। एक तरंग 0.8 सेकंड में 24 चक्र पूरा करती है, तरंग की आवृत्ति पूछ रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कहेंगे सर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30 हर्ट्ज। एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, यदि इसे जो है 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? ये एक चुंबक है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, बीच में इसको काट दिया है, तो पूछ रहे काट दिया जाए तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? बी होगा, b/2 होगा, b/4 होगा या 2b होगा? तो राइट आंसर कौन सा होगा? कहेंगे सर b/2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूचीबद्ध फोकस दूरियों वाले 4 लेंसों का प्रयोग जो है, इसको थोड़ा सा बढ़ा कर इधर कर लेते हैं। चलिए, सूचीबद्ध फोकस दूरियों वाले 4 लेंसों का प्रयोग एक सूक्ष्मदर्शी अभिदृश्यक के रूप में करने पर विचार किया जा रहा है कि जो लेंस किसी निश्चित नेत्रिका के साथ सर्वाधिक आवर्धन पैदा करेगा, उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? बी होगा करेक्ट आंसर, 5 mm होगी। घरेलू खाना पकाने की गैस जो होती है, जिसे हम लोग लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या फिर द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG बोलते हैं, कह रहा है इसका मुख्य रूप से इसमें किस चीज़ का मिश्रण होता है? ये तो अच्छे से पता होगा, कहेंगे सर जी ब्यूटेन वाला होगा ना, तो कहेंगे सर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का जो है द्रवीभूत यानी कि लिक्विड वाला रूप होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी वाला होगा। अगला क्वेश्चन, रदरफोर्ड के अल्फा कण के प्रकीर्णन का जो प्रयोग हुआ था, इसके द्वारा किसकी खोज हुई? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नाभिक का खोज हुआ था। ठीक है, और वैसे भी पूछा जाता है नाभिक का खोज कौन किए थे, तो कहेंगे रदरफोर्ड। किस के द्वारा? अल्फा कण के प्रहार से। ठीक है, और किसका प्लेट यूज करता है यदि ये पूछा जाए, तो कहेंगे सर सोने के प्लेट का यूज करता है, सोने का प्लेट, AU का, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है, क्या कहलाता है? राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है सर, विद्युत रासायनिक सेल बोलेंगे। अगला क्वेश्चन, समांगी यानी कि सदृश मिश्रण का उदाहरण इनमें कौन सा है? समांगी यानी एक दूसरे के कण बिल्कुल अच्छी तरीके से मिल जाए, गन पाउडर, पीतल, क्लोरोफॉर्म तथा जल, पेट्रोल तथा जल। समांगी मिश्रण इनमें कौन सा है? तो भाई राइट आंसर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। पीतल जो है ये एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। पीतल किसका मिश्रण होता है? तो अच्छे से आप सभी को पता होगा सर, कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। कॉपर और जिंक का मिश्रण से क्या बनता है? पीतल बनता है। और पीतल में आपको पता नहीं चलेगा कि कितना % इसमें, देख करके पता ही नहीं चलेगा कितना इसमें जस्ता है ना। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
यहाँ पर पूछ रहा है कि स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से क्या है। स्फटिक यानी कि स्फटिक का रासायनिक फार्मूला बेसिकली आप यही समझ लीजिए क्या होगा करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी वाला होगा। वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है, बताइए वो कौन सा अम्ल है। ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह कार्य करती है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। निम्न में किस अणु में द्विबंधन है, द्विबंधन वाला अणु इनमें बताइए। NH3, Cl3, ऑक्सीजन है, फिर जल है। तो भाई राइट आंसर क्या होगा, कहेंगे ऑप्शन सर सी बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन हो जाएगा द्विबंधन वाला अणु। दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइएगा। किसी भी चीज़ को जलने के लिए किन किन चीज़ों का उपस्थिति होना चाहिए। तो सी होगा, पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, यानी उसके को जितना ज्वलन ताप चाहिए वो होना चाहिए तभी वो जल सकता है, तो सी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखिएगा C6 14 और N7 14 दे रखा है, पूछ रहा है ये उदाहरण है किसके। तो यहाँ पर देखिए ऊपर क्या है, कहेंगे सर ऊपर जो होता है इसमें परमाणु भार होता है और ये होता है परमाणु क्रमांक, है ना। तो भार देखिए दोनों का समान है, तो इसको क्या बोलेंगे, समभारिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समभारिक। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, कहेंगे सर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये सब तो इजी क्वेश्चन है, पता होगा आप सभी को। अगले क्वेश्चन पर आइए, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम बताइए किस में होगी। कौन से कलर में प्रकाश संश्लेषण की गति जो है सबसे तेज गति से होती है। तो अच्छे से पता होगा सर, लाल कलर में थोड़ा ज़्यादा जो है ना स्पीड से प्रकाश संश्लेषण होता है। एक पौधा पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक पौधा पर यदि दूसरा पौधा उग रहा है, ताड़ वगैरह का जो पेड़ होता है देखिएगा उसमें पीपल वगैरह का पेड़ उग जाता है ना, वही कहलाता है। उसी के बारे में पूछ रहा है कि वो पेड़ यानी कि वो पौधा क्या कहलाएगा तब। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, उसको एपीफाइट बोलेंगे, एपीफाइट। एम्फीबियंस क्या है, एम्फीबियंस वर्ग के प्राणी केवल जल में निवास करते हैं या थल में निवास करते हैं, वायु में रहते हैं या जल थल दोनों में समान रूप से रहते हैं। तो राइट आंसर को होगा कौन सा हो जाएगा, कहेंगे सर एम्फीबियन जो वर्ग के प्राणी होते हैं उसे उभयचर प्राणी भी बोलते हैं। हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं, उभयचर वर्ग के प्राणी। तो ये जल और थल दोनों में रहते हैं, इसी वजह से इसको उभयचर या फिर एम्फीबियंस के अंतर्गत रखते हैं, जैसे मेढक वगैरह हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पौधों में उत्सर्जन का एक उत्पाद नहीं है। तो टेनिन हो जाए, गोंद हो जाए, लेटेक्स हो जाए, ये सब क्या है, पौधे के द्वारा निकलने वाला, एक तरह से ये बोले उसके पसीने के रूप में निकलता है और हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब पौधे के एक तरह से उत्पाद हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर सी हो जाएगा, यूरिक एसिड। ये पौधों से नहीं बल्कि ह्यूमन से निकलता है। जैसे ज़्यादातर देखिएगा इंसान सबका जो पेशाब वगैरह होता है उस पर यूरिक एसिड वगैरह निकलता है ना। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती। अच्छा क्वेश्चन ये भी, प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम होता है, कहेंगे हाँ सर, छोटका राइबोसोम 70S वाला तो होता है, तो ये सही है। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली तो सर होती है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति सर होती है। केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, यही वाला राइट आंसर होगा। केंद्रक झिल्ली उसमें नहीं होता है। कोशिका झिल्ली तो होता है लेकिन वास्तविक झिल्ली के अभाव, यानी केंद्रक में झिल्ली ना होने के कारण ही हम बोलते हैं क्या, उसमें वास्तविक झिल्ली का अभाव है ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अगला क्वेश्चन, फसलों में DDT बताइएगा, इसके छिड़काव से प्रदूषित होता है क्या। वायु जल दोनों, या वायु मृदा और जल, वायु तथा मृदा, या सिर्फ वायु। तो पौधों में DDT के छिड़काव से कहेंगे सर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायु और मृदा और जल ये तीनों प्रभावित होते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा। सी होगा करेक्ट आंसर, कवक के द्वारा यानी फंगस के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है मानव शरीर के किस अंग में रुधिर यानी कि ब्लड ऑक्सीजन युक्त होता है। बायां अलिंद, फेफड़ा, दायां अलिंद, या फुफ्फुस धमनी। ऑप्शन के अनुसार जवाब दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कहेंगे सर फेफड़ा हो जाएगा करेक्ट आंसर। सुमेलित युग्म इनमें कौन सा नहीं है बताइए, सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है। राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, साल्मोनेला। ये इससे कुष्ठ नहीं होता है, ये गलत है ना, यही कथन गलत है। बाकी प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, टीनिया सोलियम से टेनियसिस होता है। एक प्रकार की बीमारी और वाहक के नाम है ना।
तो ये सारे सही हैं, करेक्ट आंसर यही वाला हो जाएगा। कौन कह रहा था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए सही है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है। कोशिका जब विभाजन वगैरह होने लगता है ना, तो उसी का ये जो है एक प्रकार का नाम है, अवस्था का नाम है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। मियोसिस 1 और 2 दोनों अर्धसूत्री विभाजन है। मियोसिस फर्स्ट जो होता है और मियोसिस 2 जो होता है, दोनों एक प्रकार का क्या है, अर्धसूत्री विभाजन है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी ऐसे भी आप सभी को पता होगा, मियोसिस को अर्धसूत्री विभाजन ही कहते हैं, माइटोसिस को समसूत्री विभाजन कहते हैं, द्विसूत्री नहीं समसूत्री, है ना। तो आज का हो गया टोटली आपका 100 प्रश्न। यदि आप सब लोग सेट लगाएं तो बताइएगा 100 में से कितना सही किए हैं। जितने भी सेट लगवा रहे हैं सबका एक प्लेलिस्ट बना करके उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। टाइटल पर क्लिक करिएगा, डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, वहाँ पर सारा क्लास आप सभी को मिल जाएगा। अभी तक टोटली 3 प्रैक्टिस सेट इसको लेकर के हो चुके हैं, तो सब देख लीजिएगा यदि पिछला नहीं देखे हैं तो। और डिस्क्रिप्शन में ही आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर फ्री में आप सभी को PDF मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।